हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग जीव विज्ञान का जो तीसरा पाठ है उत्तक, उसके बारे में पढ़ाएंगे। और उत्तक में भी दो तरह के हैं, पादप उत्तक और जंतु उत्तक। तो आज का जो विषय रहेगा वह है पादप उत्तक। पहले जाने उत्तक क्या होता है। कोशिकाओं के ऐसे समूह को उत्तक कहते हैं जो उत्पत्ति, संरचना तथा कार्य में एक जैसे होते हैं। यानी वे कोशिकाएं जिनकी संरचना, उत्पत्ति तथा कार्य एक जैसा हो, उन कोशिकाओं के समूह को उत्तक कहते हैं। अब पौधों में जो उत्तक है वह मुख्यतः दो प्रकार का होता है। संरचना एवं कार्य के आधार पर पौधों में उत्तक दो प्रकार का होता है, विभज्योतिकी उत्तक और अस्थायी उत्तक। विभज्योतिकी उत्तक की अंग्रेजी है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और अस्थायी उत्तक की अंग्रेजी है परमानेंट टिश्यू। तो जो विभज्योतिकी उत्तक होते हैं उनकी क्या विशेषताएं हैं या ये कहाँ पाए जाते हैं। तो विभज्योतिकी उत्तक पौधे के सभी वर्धी भागों में पाए जाते हैं। वर्धी भाग का मतलब होता है जिस भाग में वृद्धि होती रहती है उसको वर्धी भाग कहते हैं। जैसे जड़ और तना वाला जो भाग है वह वर्धी भाग है, उसमें वृद्धि होती है। तो ये उत्तक पौधे के वर्धी भागों में पाए जाते हैं और इस उत्तक की कोशिकाओं में विभाजन की क्षमता होती है। इनकी जो कोशिकाएं होती हैं वह गोल, अंडाकार, बहुभुजाकार होती हैं। इनके अंदर, कोशिकाओं के अंदर एक बड़ा केंद्रक होता है तथा इस उत्तक द्वारा बनी जो कोशिकाएं होती हैं प्रारंभ में ये विभज्योतिकी उत्तक की तरह ही कार्य करती हैं, लेकिन जब ये मैच्योर हो जाती हैं, परिपक्व हो जाती हैं, तो उनके गुणों में कुछ परिवर्तन आ जाता है। अब इस उत्तक की कोशिकाओं की क्या विशेषताएं हैं। तो इनकी कोशिकाएं छोटी होती हैं, पतली भित्ति वाली होती हैं, इनके बीच में अंतरकोशीय स्थान नहीं पाया जाता है, इनका कोशिका द्रव्य घना होता है, इनमें बड़ा केंद्रक होता है, रिक्तिकाएं या रसधानियां नहीं या बहुत छोटे आकार की होती हैं और ये विभाजन करके नई कोशिकाओं का निर्माण करती रहती हैं। तो ये है विभज्योतिकी उत्तक की कोशिकाओं की विशेषताएं। अब है विभज्योतिकी उत्तक स्थान के आधार पर, यानी पौधे के शरीर में स्थान के आधार पर तीन प्रकार का होता है। पहला शीर्षस्थ विभज्योतक, दूसरा पार्श्व विभज्योतक, तीसरा अंतर्विष्ट विभज्योतक। जो शीर्षस्थ विभज्योतक है यह उत्तक तने तथा जड़ के सिरों पर पाया जाता है और इसके विभाजन से तना और जड़ लंबाई में वृद्धि करते हैं। पार्श्व विभज्योतक है, इसकी कोशिकाओं के विभाजन से तने व जड़ की मोटाई में वृद्धि होती है। और तीसरा है अंतर्विष्ट विभज्योतक, ये पत्तियों के वृंत व शाखाओं के पर्व के दोनों ओर उपस्थित होते हैं। इससे साइड की या बगल की शाखाओं का निर्माण होता है। तो इसको बच्चों मैंने चित्र के माध्यम से ये दिखाने का प्रयास किया है कि पौधे का तना है तो कहाँ पर शीर्षस्थ है, कहाँ अंतर्विष्ट है और कहाँ पर पार्श्व विभज्योतक है। ये चित्र देखिए, दिखाई दे रहा है।
तने के शीर्ष भाग पर लिखा है शीर्षस्थ विभज्योत, और जहां से शाखाएं निकल रही हैं वहां लिखा है अंतर्वृष्ट विभज्योत, और सबसे नीचे की ओर जहां नीचे मोटाई में वृद्धि करते हैं वहां पर लिखा हुआ है पार्श्व विभज्योत। तो ये चित्र है तने का, और तने के ऊपर सबसे ऊपर शीर्षस्थ विभज्योत, जहां से शाखाएं या पत्तियां निकलती हैं वहां पर है क्या चीज है, ये अंतर्विष्ट विभज्योत, और नीचे की ओर है जहां मोटाई में वृद्धि होती है वह है पार्श्व विभज्योत। दिखाई पड़ा? क्लियर है? ठीक, तो ये आपने चित्र देखा कि तने पर ये तीनों स्थान के आधार पर कहां कहां पर पाए जाते हैं। अब दूसरा है अस्थाई उत्तक। अस्थाई उत्तक की कोशिकाओं का निर्माण विभज्योतिकी उत्तक के रूपांतरण से होता है। यानी विभज्योतिकी उत्तक की जो कोशिकाएं हैं जब वह रूपांतरित हो जाती हैं तो वे कोशिकाएं बन जाती हैं अस्थाई उत्तक की। ये जीवित भी होती हैं और मृत भी होती हैं, लेकिन इन कोशिकाओं में विभाजन की क्षमता नहीं होती है, और यह पादप के शरीर का आधार होता है। और अस्थाई उत्तक पौधे का आधारभूत या मूल उत्तक कहलाता है। अब जो अस्थाई उत्तक है इसकी जो कोशिकाएं हैं वह अलग अलग कार्यों को करने के लिए रूपांतरित या विशेषीकृत हो जाती हैं। अस्थाई उत्तक दो प्रकार के होते हैं। पहला है सरल उत्तक, दूसरा है जटिल उत्तक। सरल उत्तक किसे कहा जाएगा? तो सरल उत्तक का निर्माण केवल एक ही प्रकार की कोशिकाओं से होता है। सरल उत्तक का निर्माण केवल एक ही प्रकार की कोशिकाओं से होता है, और जटिल उत्तक का जो निर्माण होता है वह भिन्न भिन्न तरह की कोशिकाओं से होता है। ये अंतर है सरल उत्तक और जटिल उत्तक में। अब बच्चों सरल उत्तक जो है यह तीन प्रकार का होता है। मृदुतक, पैरेन्काइमा, स्थूल कोण उत्तक, कोलेन्काइमा, दृढ़ उत्तक, स्क्लेरेन्काइमा। तो ये तीन तरह का हो गया। पैरेन्काइमा यानी मृदुतक, और कोलेन्काइमा स्थूल कोण उत्तक, स्क्लेरेन्काइमा दृढ़ उत्तक। अब पहले हम बताएंगे पैरेन्काइमा यानी मृदुतक। मृदुतक की जो कोशिकाएं होती हैं इनका पहले बताएंगे। तो आप चित्र पहले देख लें कि मृदुतक की जो कोशिकाएं होती हैं वह किस तरह की होती हैं। बनाया हमने सबको है, तो उसमें मृदुतक का ये है मृदुतक का। तो आप इस चित्र को देखें, केवल पहले पैरेन्काइमा या मृदुतक वाले को। ये देखिए, मृदुतक लिखा हुआ है, दिखाई दिया। ये कोशिकाएं गोल या अंडाकार होती हैं, और इन कोशिकाओं के बीच में अंतरकोशीय स्थान पाया जाता है। इनके ही कोशिकाओं के अंदर जो कोशिका द्रव्य है वह गाढ़ा है, और प्रत्येक में जो है बड़ा केंद्रक पाया जाता है। ये चित्र दिखाई दे रहा है। कोशिकाएं बिल्कुल पास पास होती हैं। तो इस तरह से ये चित्र है बच्चों
किसका? मृदूतक का। मृदूतक की कोशिकाएं सघन कोशिका द्रव्य युक्त एवं सेलुलोज की बनी होती हैं। ये जीवित कोशिकाएं होती हैं जो पतली भित्ति वाली होती हैं, गोलाकार अंडाकार होती हैं और इन कोशिकाओं के समूह में अंतरकोशीय स्थान पाया जाता है। इनका मुख्य कार्य पौधे को सहारा देना, भोजन का भंडारण करना होता है। यह दो तरह की होती हैं, क्लोरेन्काइमा और एरेन्काइमा। क्लोरेन्काइमा किसे कहा जाएगा? जब मृदूतक की कोशिकाओं में क्लोरोप्लास्ट अधिक संख्या में रहते हैं तो हरा दिखाई देता है, इसे क्लोरेन्काइमा कहते हैं और इसमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। और एरेन्काइमा जो जलीय पौधे होते हैं, जलीय पौधों में जो मृदूतक है वह एरेन्काइमा कहलाता है, क्योंकि इन कोशिकाओं के बीच में वायु की गुहिकाएं पाई जाती हैं जो पौधे को तैरने के लिए, यानी पौधा तैरेगा कैसे, उसमें एयर भरी रहती है, इसके कारण पौधे को तैरने के लिए उत्प्लावन बल प्रदान करती हैं। तो इस प्रकार की जो मृदूतक की कोशिकाएं होती हैं वह क्या कहलाती हैं? एरेन्काइमा कहलाती हैं। ये चित्र दिखाई दे रहा है आपको। अब मृदूतक के कार्य क्या होते हैं? तो पहले ही बताया गया कि अगर क्लोरेन्काइमा है, उसमें क्लोरोप्लास्ट है, तो वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करके भोजन बनाएंगी, भोजन का संचय भी करती हैं, जल का भी संचय करती हैं। और जो जल में पाए जाने वाले पौधे हैं उसमें वायु गुहिकाएं होती हैं जिसमें हवा भरी रहती है जो तैरने के लिए श्वसन में सहायता प्रदान करती हैं और इनके पानी तथा खाद्य के विशेष अनुपस्थ स्थानांतरण में ये सहायता भी करती हैं। स्फीति रहने के कारण कोमल भागों को यांत्रिक शक्ति देने का भी कार्य करती हैं और कभी कभी ये द्वितीयक वृद्धि था घाव भरने के काम को भी करने का कार्य करती हैं। तो ये हो गया बच्चों मृदूतक के बारे में, या अंग्रेजी में है पैरेन्काइमा के बारे में। अब दूसरा है स्थूल कोण उत्तक, कोलेन्काइमा। कोलेन्काइमा की जो कोशिकाएं होती हैं वो लंबी होती हैं, जीवित होती हैं। इनके बीच में जो अंतरकोशीय स्थान होता है वह नहीं पाया जाता है, बल्कि अंतरकोशीय स्थानों में कोशिकाओं के कोने, जहां जहां कोशिकाओं का कोना पड़ेगा, कार्नर पड़ेगा, वहां की कोशिका भित्ति पर सेल्यूलोज तथा पैक्टिन नामक पदार्थ जमा हो जाता है। इसलिए जो कोने होते हैं वह थोड़ा मोटे दिखाई पड़ते हैं या फूले हुए दिखाई पड़ते हैं। इससे पौधों की दृढ़ता और मिलती है, लचीलापन भी जो है उसको मिलता है। इसके कार्य क्या है? ये कोमल भागों को प्राथमिक यांत्रिक शक्ति देती हैं और चूंकि हरित लवक होते हैं इसमें, इसलिए इसमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया भी होती है और सेलुलोज और पैक्टिन के जमा होने के कारण कोशिका भित्ति जल संचय का भी कार्य करती है। तो इसका चित्र आप देखें, ये जो दूसरा वाला चित्र है बच्चों, दिखाई दे रहा है, लिखा है दूसरा स्थूल कोण उत्तक। स्थूल कोण उत्तक की कोशिकाएं आप देख रहे हैं बड़ी बड़ी हैं, इनके बीच में अंतरकोशीय स्थान नहीं है, लेकिन कोशिकाओं का जहां पर किनारा पड़ रहा है, कोना पड़ रहा है, वहां पर सेलुलोज और पैक्टिन जमा है। जो काला काला मैंने कर दिया है वह जो है पैक्टिन जमा है, जिससे वहां पर स्थूल या स्वेलिंग जैसी दिखाई पड़ रही है। इसके कारण इनमें दृढ़ता आ जाती है। तो दृढ़ता आ जाती है, लचीलापन होता है और इसमें क्लोरोप्लास्ट रहता है
जिससे ये प्रकाश संश्लेषण का भी कार्य करती हैं। तो ये चित्र के माध्यम से आप अच्छी तरह इसको देख लें कैसी इसकी कोशिकाएं होती हैं। दिखाई पड़ा। अब है तीसरा बच्चों जो है वो है दृढ़ोत्तक। दृढ़ोत्तक की जो कोशिकाएं होती हैं वह लंबी, पतली तथा मृत होती हैं। इनमें अंतर कोशीय स्थान नहीं पाया जाता है, लेकिन इन कोशिकाओं की कोशिका भित्ति पर लिग्निन नामक पदार्थ जमा होता है, जिससे इनकी जो दीवार होती है वह बहुत मोटी हो जाती है, सीमेंट की तरह से बिल्कुल मोटी कड़ी हो जाती हैं। और उनके भीतर का जो वॉल्यूम है या भीतर जो उसका खोखला भाग होता है वह बहुत संकीर्ण हो जाता है, पतला हो जाता है। और ये उत्तक तने में संवहन मंडल के पास, पत्तियों की सिराओं में तथा बीजों एवं फलों के कठोर छिलकों में पाई जाती हैं। नारियल का जो रेशा होता है या छिलका, ये सभी जो है दृढ़ उत्तक की बनी होती हैं। जितने भी रेशे वाले, नारियल का है, पटसन का है, सनई का है, ये जो रेशे होते हैं वो दृढ़ उत्तक की कोशिकाओं के बने होते हैं। अब ये पतली हैं, लंबी हैं और इस पर लिग्निन पदार्थ जमा है, जिसके कारण वो काफी हार्ड हो जाती हैं, मजबूत होती हैं। तो आप देखते हैं नारियल का जो रेशा होता है या सनई या पटसन का जो रेशा होता है जिससे रस्सी बनाई जाती है तो कितनी मजबूत होती है। तो इसका भी चित्र ये यहां पर देखें, ये नीचे बनाया है बच्चों, मैंने दिखाई दे रहा है, दृढ़ोत्तक लिखा है। और दृढ़ोत्तक में जो है देखिए डबल वॉल की सेल हो गई है, क्योंकि उतनी मोटाई पर क्या जमा हो गया, उसके कोशिका भित्ति पर लिग्निन पदार्थ जमा हो गया है। और लिग्निन पदार्थ के जमा होने के कारण वो काफी मोटी हो जाती हैं और उनके बीच का जो होल है वह पतला हो जाता है। इधर भी चित्र इसका दिखाया गया है इस तरह से कि मोटी भित्ति हो जा रही है और संकीर्ण स्थूलन उसमें हो जा रहा है। तो इस तरह से ये लिग्निन के कारण काफी मोटी और हार्ड होती हैं, जिससे पौधे को दृढ़ता और यांत्रिक शक्ति प्रदान करती हैं। तो ये तीनों चित्र है सरल उत्तक का, मृदु उत्तक, स्थूल कोण उत्तक और दृढ़ उत्तक, ये सारे चित्र इसके हैं। ठीक है। अब इसके बाद है जटिल उत्तक के बारे में बच्चों। अभी सरल उत्तक पढ़ा आपने, अब दूसरा है जटिल उत्तक। तो जटिल उत्तक की कोशिकाएं भिन्न भिन्न तरह की होती हैं, यानी भिन्न भिन्न प्रकार की कोशिकाओं के द्वारा जटिल उत्तक का निर्माण होता है। पौधों में संवहन के लिए दो तरह के जटिल उत्तक पाए जाते हैं, जाइलम तथा फ्लोएम। जाइलम जो होता है वह जड़ों द्वारा अवशोषित तथा खनिज लवण को पौधे के विभिन्न भागों में पहुंचाने का कार्य करता है, और जो फ्लोएम होता है वह पत्तियों में प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा बनाए गए भोज्य पदार्थ को पौधे के विभिन्न भागों में पहुंचाने का कार्य करता है। अब इसमें जो जाइलम है, जाइलम में 4 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं, वाहिनिकाएं, वाहिकाएं, जाइलम पैरेन्काइमा तथा जाइलम रेशे, ये 4 तरह की हैं। वाहिनिकाएं जिसे अंग्रेजी में कहते हैं ट्रैकीड्स, जो वाहिनिकाएं होती हैं वह दोनों किनारों पर नोकीली होती हैं, निर्जीव होती हैं, लंबी तथा नलिकाकार, नली के आकार की होती हैं, दोनों किनारों पर नोकीली होंगी और निर्जीव होंगी, और लिग्निन जमा होने के कारण इन कोशिकाओं की जो कोशिका भित्ति होती है वह मोटी हो जाती है। इनका कार्य क्या है?
जल तथा घुलित खनिज लवण को जड़ से पत्तियों तक पहुंचाना तथा कोमल भागों की सुरक्षा करना। किसका कार्य है? वाहिनिकाओं का। और वाहिनिकाओं का चित्र है बच्चों, इसमें मैंने बनाया है कि किस तरह की होती हैं वाहिनिकाएं। ये है इसको देखें, ये देखिए लिखा है जटिल उत्तर, जाइलम नीचे लिखा है वो ऊपर। अब जाइलम में से वाहिनिका देखिए कैसी है। वाहिनिका जो है ये लंबी है, पतली है और किनारों पर क्या है? नोकीली है, मृत होती है और इन पर लिग्निन पदार्थ जमा होता है जिससे हार्ड होती हैं। और चूंकि नलिकाकार होती हैं इसलिए जड़ों द्वारा अवशोषित खनिज लवण तथा पानी का संवहन करती हैं। और दूसरी आप देखेंगे ये वाहिका, ये बड़ी मोटी दिखाई दे रही है। ये एक के ऊपर एक बेलनाकार नलिकाएं होती हैं। इनके बीच में जो अनुप्रस्थ भित्ति होती है वह क्या करती है? नष्ट हो जाती है, जिसके कारण पूरी खोखली पाइप की तरह से रहती हैं। और इन पर भी लिग्निन जमा होता है, कई प्रकार का स्फूलन भी हो जाता है, वलयाकार, सर्पिलाकार, सोपानवत, जालिका रूपी तथा गर्ती। ये एक के ऊपर एक जुड़ी रहती हैं, जैसे पाइप एक दूसरे से एक के ऊपर एक जुड़ी रहती है और पानी उसमें जाता रहता है, तो उसी तरह से ये बेलनाकार पाइप की तरह से होती हैं और एक के ऊपर जुड़ी रहती हैं, जिससे ये पानी का संवहन यानी इनके द्वारा अवशोषित जल तथा खनिज लवण पत्तियों तक पहुंचाया जाता है। और इसके बाद है जाइलम पैरेन्काइमा। ये देखिए चित्र है दिया है जाइलम पैरेन्काइमा का। तो ये सजीव कोशिकाएं होती हैं और इस पर भी लिग्निन जमा होने के कारण ये मोटी हो जाती हैं। इनका कार्य होता है भोजन का संचय करना, दृढ़ता प्रदान करना। और चौथा है जाइलम रेशे। ये निर्जीव दृढ़ोत्तक कोशिकाओं की बनी होती हैं और इनका काम केवल होता है सहारा देना। क्या होता है? सहारा देना। तो आपने देखा कि जाइलम में जो 4 प्रकार की कोशिकाएं हैं, कौन कौन? वाहिनिकाएं, वाहिकाएं और जाइलम पैरेन्काइमा, जाइलम रेशे। वाहिनिकाएं और वाहिकाएं ये तो जड़ों द्वारा अवशोषित तथा अवशोषित पानी तथा खनिज लवण का संवहन करती हैं। लेकिन जो जाइलम पैरेन्काइमा होती है यह भोजन का संचय करना, दृढ़ता प्रदान करना। और जाइलम रेशे जो होती हैं, क्योंकि ये निर्जीव दृढ़ोत्तक कोशिकाओं के बने होते हैं, इसलिए ये पौधे को शक्ति या सहारा देने का कार्य करते हैं। इसके बाद है फ्लोएम उत्तक। तो फ्लोएम उत्तक यह पत्तियों में बनाए गए भोज्य पदार्थ को पौधे के विभिन्न भागों में पहुंचाने का कार्य करता है। और इसमें भी 4 तरह की कोशिकाएं होती हैं: चालनी नलिका, सह कोशिकाएं, फ्लोएम मृदुतक और फ्लोएम रेशे। तो जो चालनी नलिका है यह नलिका के आकार की होती है और कोशिकाओं के सिरों पर यह जुड़ती है। और जहां पर 2 कोशिकाएं जुड़ती हैं उसके बीच में एक प्लेट जैसी संरचना होती है, जिसे चालनी पट्टिका कहते हैं। और उसमें चलनी जैसे छिद्र होते हैं
उन्हीं छिद्रों के द्वारा जो है भोज्य पदार्थ एक कोशिका से दूसरे कोशिका में जाता रहता है। दूसरी है सह कोशिकाएं। ये चालनी नलिका के पार्श्व में स्थित होती हैं, मृदुतक कोशिकाएं होती हैं और ये भी भोजन का संवहन करने में सहायता प्रदान करती हैं। और तीसरा है फ्लोएम उत्तक, और ये कोशिकाएं जीवित साधारण उत्तक की बनी होती हैं। ये खाद्य पदार्थों का संचय करती हैं। फ्लोएम रेशे ये यांत्रिक शक्ति देते हैं, दृढ़ोत्तक होते हैं क्योंकि इसलिए पौधे को मजबूती एवं सहारा देने का कार्य करते हैं। तो बच्चों ये फ्लोएम उत्तक के बारे में है, और फ्लोएम उत्तक का भी मैंने ये चित्र बनाया है कि इसमें किस तरह की कोशिकाएं कहां पर हैं। तो आप देखें, देखिए ये जो बीच में दिखाई दे रही हैं मोटी सी, इसी को हम चालनी नलिका कहते हैं। और उस पर देखिए ऊपर चालनी पट्टिका बनी हुई है, वो उसमें छेद होते हैं और उन छिद्रों से दिखाया गया है कि भोजन आ रहा है। तो एक नलिका जैसे ये है, उसके ऊपर दूसरी है और इसके नीचे तीसरी है। तो इस तरह से हर चालनी नलिका एक दूसरे से जुड़ी हुई होती है। और बगल में देखिए सहकोशिका है, यह सहकोशिका भी भोजन के संवहन में सहायता करती है। और इसके अतिरिक्त इधर दिखाया गया है जो फ्लोएम मृदुतक है और फ्लोएम रेशे। फ्लोएम जो मृदुतक होती है वो क्या करती है कि खाद्य पदार्थों का संचय करती है, और फ्लोएम जो रेशे होते हैं वे मजबूती देने का कार्य करते हैं। तो ये है बच्चों फ्लोएम की संरचना और फ्लोएम में पाई जाने वाली 4 प्रकार की कोशिकाएं। तो इस तरह से जटिल उत्तक में जाइलम और फ्लोएम के बारे में आपको बताया गया कि जाइलम उत्तक जो होता है वह पानी और खनिज लवण का संवहन करता है, और जो फ्लोएम उत्तक है वह भोज्य पदार्थों का संवहन करता है। तो इस तरह से पौधों के उत्तक यानी पादप उत्तक को हमने पहले बताया 2 तरह का, विभज्य उत्तकी, अस्थायी उत्तक। विभज्य उत्तकी उत्तक स्थान के आधार पर 3 तरह का, शीर्षस्थ, अंतर्वृष्ट और पार्श्व। और अस्थायी उत्तक 2 तरह का, सरल उत्तक, जटिल उत्तक। सरल उत्तक में 3 प्रकार की कोशिकाएं, मृदु उत्तक और स्थूल कोण उत्तक, दृढ़ उत्तक। और जटिल उत्तक में जाइलम और फ्लोएम, जिसमें जाइलम में 4 प्रकार की कोशिकाएं, वाहिनिकाएं, वाहिकाएं और जाइलम पैरेन्काइमा, जाइलम रेशे। उसी तरह से फ्लोएम में चलनी नलिका, सह कोशिकाएं, फ्लोएम मृदुतक तथा फ्लोएम रेशे। तो इस तरह से पादप उत्तक के बारे में आज का क्लास समाप्त होता है यहीं पर। और बच्चों देख, ये जो मैंने पढ़ाया है इसको आपको घर पर लिखना भी होगा। जैसे क्वेश्चन हो गया कि एक क्वेश्चन की जटिल उत्तक कितने तरह के होते हैं और उनकी संरचना तथा कार्य बताओ। इसी तरह से है सरल उत्तक कितने प्रकार के होते हैं, उनका सचित्र वर्णन करो। तो ये होमवर्क अपने कॉपी पर आप करते रहेंगे। ये नहीं है कि स्कूल खुलेगा जुलाई में और फिर देखा नहीं जाएगा या बताया नहीं जाएगा। भाई इसके आगे की पढ़ाई होगी, इसके पीछे की थोड़ा ना होगी। तो इसी के साथ गुड बाय, थैंक यू बच्चों।